हेलो दोस्तों, ट्यूटोरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए। उसमें हमने 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। आज भी हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में टैक्स इंडिया ऑनलाइन ने नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा की है। तो इनमें से किस स्टेट को टैक्सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी में मोस्ट रिफॉर्मिस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है? तो आपके ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2020 में शुरू किए गए थे और 2022 के जो ये अवार्ड हैं ये 3 कैटेगरी में दिए गए हैं। पहली कैटेगरी है रिफॉर्मिस्ट स्टेट की, दूसरी कैटेगरी है स्टेट वेट और तीसरी कैटेगरी है इनकम टैक्स जोन। तो राजस्थान स्टेट ने इन तीनों ही कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो राजस्थान जोन है उसने इनकम टैक्स जोन कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि राजस्थान ने तीनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अभी हाल ही में इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने पीडब्ल्यूडी ऐप का सेकंड वर्जन लॉन्च किया है? ऑप्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग ने इस ऐप को डिसेबल्ड पर्सन तक चुनावी सर्विसेज को सुगमता से पहुंचाने के लिए लॉन्च किया है। इसमें कोई भी एलिजिबल पर्सन जो कि एक डिसेबल्ड है या फिर उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर उसको मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो इस ऐप पे जाकर खुद को एनरोल कर सकता है। इसके बाद एक बूथ लेवल का ऑफिसर उसके घर पे आके जो भी इलेक्टोरल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो उसको डिलीवर करता है। इस ऐप के जरिए एक पीडब्ल्यूडी वोटर यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वोटर अपना नाम इलेक्टोरल रोल में वेरीफाई कर सकता है, जुड़वा सकता है, अपना नाम, एड्रेस और फोटोग्राफ में करेक्शन कर सकता है। इसके साथ ही हमारे जो करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है मिस्टर राजीव कुमार। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिव्यांग सशक्तिकरण यानी कि दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए इनमें से किस जिले को नेशनल अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है अलवर, नागपुर, चेन्नई और दार्जिलिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अलवर। अभी हाल ही में अलवर को नेशनल अवार्ड फॉर दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य, यूनियन टेरिटरी या जिला का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के तहत आता है उसके द्वारा दिया गया है। इस अवार्ड के लिए अलवर को इसलिए चुना गया है क्योंकि अलवर डिस्ट्रिक्ट ने अभी हाल ही में सक्षम अलवर अभियान नाम से एक मिशन चालू किया था जिसमें वो डोर टू डोर पीडब्ल्यूडी यानी डिसेबल्ड पर्संस की सर्वे करते थे और उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स और सरकारी इनिशिएटिव से जोड़ने का काम करते थे। तो इस तरह इस अभियान के लिए अलवर जिले को नेशनल अवार्ड दिया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा विलेज भारत का पहला ऐसा विलेज बना है जो कम्प्लीटली सोलर एनर्जी पर काम करता है? तो ऑप्शन है धोलेरा गुजरात, मोढेरा गुजरात, धोलावीरा गुजरात और कच्छ गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोढेरा गुजरात। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जक देश है। इंडिया ने अभी हाल ही में अपने नए क्लाइमेट टारगेट्स को डिक्लेयर किया था जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत रखा था। और ये क्लाइमेट टारगेट्स पिछले साल 2021 में ग्लासगो में आयोजित किए गए COP 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था। इनमें से एक टारगेट ये है कि हमें 2030 तक अपनी एनर्जी डिमांड्स का 50% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अचीव करना है। इस सोलर विलेज यानी कि मोढेरा के अब निवासी अपने पावर बिल्स को 100% तक सेव कर पाते हैं और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सोलर ऊर्जा वाली वो वापस ग्रिड में बेचकर
पैसा भी कमाते हैं। ये मोढेरा गांव गुजरात के महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि अपने सूर्य मंदिर के लिए भी फेमस है। ये सूर्य मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे चालुक्य वंश के राजा भीमवन के समय बनाया गया था। इससे पहले भी 2020 में भारत सरकार ने कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसके 100% सोलराइजेशन के लिए भी एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। भारत का सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इजिप्ट में आयोजित किए गए COP27 में इनमें से किस देश ने फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है 2030 तक डिफोरेस्टेशन को खत्म करने के लिए ग्लासगो में जो प्लेज ली थी उसको डिलीवर करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। पिछले साल ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किए गए COP26 में 100 से ज़्यादा लीडर्स ने ये प्लेज किया था, यानी ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो 2030 तक डिफोरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन को खत्म करेंगे। इसके लिए उन्होंने $19 बिलियन की भी मदद देने का वादा किया था। तो इसी प्लेज को डिलीवर करने के लिए, यानी इस पर कार्य करने के लिए अभी हाल ही में यूके ने ये ग्रुप लॉन्च किया है। ये एक वॉलंटरी ग्रुप है जिसमें अभी फिलहाल 26 देश और यूरोपियन यूनियन है। ये सभी मिलकर पूरे विश्व के 35% से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं, लेकिन इंडिया अभी इसका पार्ट नहीं है। इससे पहले भी 2014 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट जारी किया था और 2017 से 30 के लिए यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट भी डिक्लेयर किया था। इन दोनों का उद्देश्य भी 2030 तक डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना है, लेकिन इन दोनों के तहत अभी तक कुछ भी ऐसा इम्पैक्टफुल कार्य नहीं किया गया है, तो इसलिए ये पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के तट के किनारे दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट की डिस्कवरी की है। ये प्लांट एक काई है, फर्न है, सी ग्रास है या फिर एल्गी है। तो इसका जो सही आंसर है, ये प्लांट एक सी ग्रास है। सी ग्रास एक तरीके का मरीन प्लांट यानी समुद्री पौधा होता है, जो जमीन पर उगने वाले पौधों की तरह ही फूल, फल और बीज वगैरह देता है। ये प्लांट काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस में जी सकते हैं, जो कि टेम्परेचर रेंज 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। तो इस वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं और इस कारण से एक पौधा ही काफ़ी लंबे समय में काफ़ी बड़ा बन जाता है। ये सी ग्रास जो पौधा अभी डिस्कवर हुआ है वो भी 28,000 फुटबॉल मैदानों के जितना बड़ा है और इसकी जो डिस्कवरी की गई है वो ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित शार्क बे में की गई है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज एरिया भी है। सी ग्रास के कुछ फायदे होते हैं, जैसे ये तटों की तूफानों के समय डैमेज से सुरक्षा करता है, लार्ज अमाउंट में ये कार्बन को स्टोर करके रखता है और काफ़ी जीव जंतुओं को हैबिटेट यानी आश्रय भी प्रदान करता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण सी ग्रास को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओशियन एसिडिफिकेशन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण इनके अस्तित्व को भारी खतरा पैदा हो रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। 1972 में आयोजित की गई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसके जरिए स्टॉकहोम डिक्लेरेशन निकल के सामने आया था, उसके 50 साल कंप्लीट हुए हैं 2022 में। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा देश इस कॉन्फ्रेंस को एज ए पार्टनर कंट्री आयोजित किया था। तो हमारे ऑप्शन है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, केन्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केन्या। ये कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी। जो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस इस समय पूरी दुनिया फेस कर रही है, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस का मतलब है क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन तीनों से प्लैनेट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में कुछ नए इनिशिएटिव लेना और जो देशों के एक्सपीरियंस रहे हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव था। साथ ही में किस तरह हम एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और कोविड पैंडेमिक से किस तरह एक सस्टेनेबल रिकवरी हम अचीव कर सकते हैं,
इन सभी को डिस्कस करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था, जो 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके ज़रिए स्टॉकहोम डिक्लेरेशन सामने आया था। इसके तहत ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी को क्रिएट किया गया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस देश में काइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की 19वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पनामा। काइट्स एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि विभिन्न सरकारों के बीच में 1973 में किया गया था। इसको 1963 में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक मीटिंग में सदस्य देशों के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इस ड्राफ्ट को 1973 में सभी देशों ने मिलकर एग्री किया था, जिसके बाद 1975 में ये काइट्स कन्वेंशन फोर्स में आई थी। इस काइट्स का सेक्रेटेरिएट UNEP ही होस्ट करता है, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। काइट्स में 38,700 प्लस स्पीसीज को 3 अपेंडिक्स यानी 3 लिस्ट में उनके थ्रेट लेवल के अकॉर्डिंग लिस्ट किया जाता है। जैसे अपेंडिक्स 1 में सबसे ज़्यादा जिनको थ्रेट है वो स्पीसीज को रखा जाता है, और अपेंडिक्स 3 में जिनको अभी फिलहाल के लिए सबसे कम थ्रेट है उनको रखा जाता है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अभी हाल ही में कंबोडिया देश में 19वीं भारतीय आसियान समिट आयोजित की गई थी। इस समिट में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था? वो है ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी। इस समिट के दौरान एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आया था, जिसमें दोनों पक्षों ने मौजूदा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का अनाउंस किया था, और साथ ही दोनों पक्षों के बीच में मौजूद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका नाम है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, उसको भी रिव्यू करने का अनाउंस किया था, ताकि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये एक बैलेंस हो और दोनों पक्षों के लिए लाभदायक साबित हो सके। अभी फिलहाल कंबोडिया देश के राजा हैं किंग नोरोदोम सिहामुनी, और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर हुन सेन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किस कंपनी ने अभी हाल ही में अपने नेट जीरो टारगेट जो कि 2046 का है उसको अचीव करने की दिशा में सूर्य नूतन नाम का एक इंडोर सोलर कुक स्टोव को डेवलप किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सूर्य नूतन एक रिचार्जेबल इंडोर सोलर कुक स्टोव है जो कि हाइब्रिड मोड पर काम करता है, यानी ये सोलर ऊर्जा पे भी काम करता है, और जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं जो घरों में हमारी जैसे बिजली आती है उनसे भी कनेक्ट करके इसको यूज़ किया जा सकता है। तो सूर्य नूतन इस तरह सभी वेदर और सीजन्स में यूज किया जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 2046 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने का टारगेट रखा है। इसी दिशा में उनका ये एक स्टेप लिया गया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इंडिया ने भी नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल सामने रखा है, तो इंडिया ने कौन से साल तक उसको अचीव करने का टारगेट रखा है? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आपको ये चूज करना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ आपको एक्सरसाइज दी गई है और दूसरी तरफ आपको कंट्री दी गई है जिसके साथ इंडिया एक्सरसाइज करता है। तो ऑप्शन एक है गरुड़ एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ, ऑप्शन दो है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ, ऑप्शन तीन है नसीम अल बहार एक्सरसाइज ओमान के साथ, ऑप्शन चार है युद्ध अभ्यास यूनाइटेड किंगडम के साथ, और ऑप्शन पाँच है हरिमाऊ शक्ति सिंगापुर के साथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, क्योंकि गरुड़ फ्रांस के साथ की जाती है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ की जाती है, इसलिए जो ये पहले दो ऑप्शन थे वो इंटरचेंज किए गए थे। इसके बाद जो नसीम अल बहार है वो ओमान के साथ बिल्कुल सही है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज USA के साथ की जाती है, ना कि यूनाइटेड किंगडम के साथ, और हरिमाऊ शक्ति ये मलेशिया के साथ की जाती है, ना कि सिंगापुर के साथ। इसके साथ कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। मित्र शक्ति जो कि श्रीलंका के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया देश के साथ, शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ,
बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ और खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान देश के साथ की जाती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस मिनिस्ट्री ने ई कुंभ पोर्टल को लॉन्च किया था? इसमें जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ई कुंभ का फुल फॉर्म है नॉलेज अनलीस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस, यानी डिफरेंट भारतीय जो लैंग्वेज हैं उनमें नॉलेज को डिलीवर करना इस पोर्टल का उद्देश्य है। तो इस पोर्टल पे 12 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में एक यूजर इंजीनियरिंग कोर्सेज और बुक्स को एक्सेस कर सकता है। ये कोर्स और बुक्स कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के द्वारा डेवलप किए गए थे। तो इस पोर्टल को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य यह है कि सभी के लिए एजुकेशन को एक्सेसिबल करना। अब थोड़ा कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर 1961 में की गई थी प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए। तो ये कोई कानून के थ्रू एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए एस्टेब्लिश किया था, बल्कि एक प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 344 के क्लोज 4 के तहत की गई थी, जो कि भारत की राजभाषा से रिलेटेड है। करंटली ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, उसके अंडर फंक्शन करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इसका उद्देश्य है जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं उनको इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर शहर के संस्थापक की 108 फीट ऊंची ब्रोंज स्टैच्यू का अनावरण किया था, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी रखा गया है। तो बताना है कि ये स्टैच्यू इनमें से किस महान व्यक्ति का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जी। ये बेंगलोर शहर के संस्थापक थे जिन्होंने 1537 में बेंगलोर शहर की स्थापना की थी। ये विजयनगर साम्राज्य के तहत एक महान शासक भी थे जिनका कार्यकाल 1510 से 1569 था। इस स्टैच्यू को श्री रामबी सुतार जी ने शिल्पित किया था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी शिल्पित किया था। श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी एक महान समाज सुधारक भी थे और इन्होंने ही बंदी देवारू नाम की एक प्रथा, जिसमें अविवाहित लड़कियों के बाएं हाथ की अंगुलियां काट दी जाती थी, उस प्रैक्टिस को अबोलिश करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। ये बंदी देवारू नाम की प्रथा कर्नाटक के वोक्कालिगास समुदाय में प्रचलित थी, जो कि लिंगायतों के बाद कर्नाटक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समुदाय है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, श्री गौरव द्विवेदी जी। अभी हाल ही में इन्हें 5 साल के टर्म के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। प्रसार भारती की स्थापना प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत की गई थी, जिसका सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य है कि जो सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं जो कि पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें बिना किसी का पक्ष लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जनता के सामने लाना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसका जो चेयरमैन होता है वो 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और उसकी मैक्सिमम एज 70 हो सकती है और ये एक पार्ट टाइम मेंबर होता है। प्रसार भारती का एक सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसका टेन्योर 5 साल का होता है और उसकी अपर एज लिमिट 65 साल होती है। इसके साथ इसमें फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का एक मेंबर होता है जो कि होल टाइम मेंबर होते हैं और उनका टेन्योर 6 साल के लिए और अपर एज लिमिट 62 साल की होती है। तो इस तरह ये प्रसार भारती काम करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो सी विजिल एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक्सरसाइज रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये दोनों नेवी के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल आयोजित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं। क्योंकि ये जो सी विजिल एक्सरसाइज है ये 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसको इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और दूसरे मंत्रालय जो समुद्री मामलों से जुड़े हुए हैं उनके साथ मिलकर कंडक्ट करती है,
जिसका उद्देश्य है 26/11 के हमलों के बाद समुद्री सुरक्षा को लिए गए जो स्टेप्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर करना और ये देखना कि वो समुद्री सुरक्षा के लिए कितने कारगर हैं। तो इसके लिए ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है, जिसका तीसरा एडिशन अभी हाल ही में 15 से 16 नवंबर को आयोजित किया गया था। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2018 में की गई थी। ये एक्सरसाइज थिएटर लेवल की एक्सरसाइज जिसका नाम ट्रोपेक्स है, यानी थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, उसके लिए बिल्डअप का काम करती है। ये ट्रोपेक्स भी 2 साल में एक बार इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें एक बड़े लेवल पर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। तो इसके साथ हमारे आज के 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, जिससे कि इसके अगले पार्ट्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और किसी भी पार्ट को आप मिस ना कर पाओ। मिलते हैं पार्ट 3 में कुछ और करंट अफेयर्स MCQs के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।